Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 13 July 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing competitive exams. First question is, the doctor has ordered a transcutaneous electrical nerve stimulation unit for the client with chronic back pain. The nurse teaching the client with TENS unit should tell the client. आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसे लंबे समय से बैक पेन की शिकायत रहती है, यानी उसे लंबे समय से कमर में लगातार दर्द होता रहता है। इस पेशेंट को आपने इलाज के लिए ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन डिवाइस के इस्तेमाल के लिए लिखा। अब ये पेशेंट इस डिवाइस को लेकर आपके पास आता है, तो इस डिवाइस को यूज़ करने के दौरान या इससे संबंधित कौन सी टीचिंग इस क्लाइंट को एज अ नर्स आप देना चाहेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, यू मे बी इलेक्ट्रोक्यूटेड इफ़ यू यूज़ वाटर विद दिस यूनिट। आप इस पेशेंट को बताएंगे कि आपने यदि TENS डिवाइस को पानी के साथ इस्तेमाल कर दिया या इस डिवाइस को जहां लगा रखा था वहां पर पानी गिरा, तो इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रिक इंजरी हो सकती है, आपको चोट लग सकती है। या फिर आप इसे टीचिंग देंगे, प्लीज़ रिपोर्ट स्किन इरिटेशन टू द डॉक्टर। अगर जिस जगह पर आप इस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ की स्किन में किसी भी प्रकार की इरिटेशन हो तो आप तुरंत इसे डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन सी, द यूनिट मे बी यूज्ड एनीवेयर ऑन द बॉडी विदाउट फियर ऑफ एडवर्स रिएक्शन। आप इस पेशेंट को बताएंगे कि इस डिवाइस को आप शरीर के किसी भी हिस्से पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की रिएक्शन होने की संभावना नहीं होती। या फिर ऑप्शन डी, अ क्रीम शुड बी अप्लाइड टू द स्किन बिफोर अप्लाइंग द यूनिट। इस डिवाइस को इस्तेमाल करने से पहले स्किन के ऊपर क्रीम अप्लाई करना आवश्यक है। कौन सी टीचिंग इन चारों ऑप्शंस में से आप TENS इस्तेमाल करने वाले पेशेंट को देना चाहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लैंग्वेज भी इनकी लेंदी है, लेकिन नॉर्सेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और 200 क्वेश्चंस में से करीबन 10 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो कि आपने कभी देखे सुने पढ़े नहीं होते या फिर जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। तो आपको अपनी ओवरऑल तैयारी करनी है, इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चंस को बीच बीच में हम इंक्लूड करते रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आप इस पेशेंट को ये टीच करेंगे कि अगर स्किन पर इरिटेशन हो तो तुरंत आप इसे डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। आइए सभी ऑप्शंस और आंसर को समझने से पहले TENS क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन डिवाइस कह दीजिए या थेरेपी कह दीजिए। इस प्रकार के प्रोसेस में हम बॉडी में लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट्स डिलीवर करते हैं जिससे कि पेशेंट में पेन सेंसेशन नहीं होता, उसे पेन फील नहीं होता। एक बार फिर से देखते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी में हम पेशेंट की बॉडी में लो वोल्टेज का करंट डालते हैं जिससे पेशेंट के जो पेन सेंसेशन है या पेन का परसेप्शन है
वो ब्लॉक हो जाता है और पेशेंट को पेन फील ही नहीं होता, दर्द महसूस ही नहीं होता। इस डिवाइस से हम नर्व्स के आसपास वाले हिस्से में करंट को डिलीवर करते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में हमने कहा था कि अगर पेशेंट में स्किन इरिटेशन होती है तो उसे डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। इस डिवाइस का यदि हम लगातार एक ही जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे स्किन इरिटेशन होने का खतरा रहता है। स्किन इरिटेशन ना हो इसके लिए हम पेशेंट को ये भी बताते हैं कि लगातार एक ही लोकेशन पर इस TENS डिवाइस को ना इस्तेमाल करें। इसकी लोकेशन को, इसके इलेक्ट्रोड्स को कुछ कुछ समय बाद या कुछ समय के यूज़ के बाद बदलते रहे ताकि स्किन में किसी भी प्रकार की इरिटेशन ना हो। रिमेनिंग ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया था कि अगर इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले एरिया पर वाटर कांटेक्ट में आ जाए तो आपको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक से इंजरी हो सकती है, जो कि गलत है। इस डिवाइस के अंदर बैटरी लगी होती हैं, ना कि ये डायरेक्ट ही इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल रहता है। अगर इसमें बैटरी लगी है तो क्लाइंट को इतना बड़ा कोई इलेक्ट्रिक इंजरी नहीं हो सकती, करंट नहीं लग सकता। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया था कि आप इसे शरीर के किसी भी हिस्से पर बिना किसी एडवर्स रिएक्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस डिवाइस को हम बॉडी के उन हिस्सों पर जो कि सेंसिटिव होते हैं नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऑप्शन डी में कहा गया था कि इस डिवाइस को लगाने से पहले, इलेक्ट्रोड्स को लगाने से पहले आपको बॉडी पर क्रीम अप्लाई करना है, जो कि गलत है। इस डिवाइस के इस्तेमाल से पहले किसी भी प्रकार का क्रीम या लोशन, सॉल्यूशन आदि इस्तेमाल नहीं किया जाता। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन प्रोसेस क्या है, इस डिवाइस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी सीन इन। आपको बताना है कि इन चारों में से किस कंडीशन के होने पर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए डायबिटिक इंसिपिडस, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी हाइपरवॉलीमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैलीमिया। The right answer is option B, dehydration. आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1.005 से लेकर 1.030 के बीच नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी मानी जाती है। दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनके अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। वो हैं, पहला डिहाइड्रेशन और दूसरा है SIADH डिजीज़, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। SIADH और डिहाइड्रेशन होने पर यूरिन जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। SIADH डिजीज़ के अंदर हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा अधिक मात्रा में, नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में ADH हार्मोन का सिक्रीशन करवाया जाता है और इस हार्मोन के इफ़ेक्ट के कारण यूरिन से ऑलमोस्ट पूरा पानी या वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इसके कारण यूरिन का जो फॉर्मेशन है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH को आप वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर ये ADH हार्मोन नॉर्मल से कम सिक्रीट हो तो इस सिचुएशन के अंदर
डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन हो सकती है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन अगर नॉर्मल से कम सिक्रीट हो तो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक कंडीशन कॉज करवा सकता है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन होने पर यूरिन की मात्रा नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जनरली ऐसा सर पर चोट लगने के बाद पेशेंट्स में देखा जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस होने पर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल से कम हो जाती है क्योंकि यूरिन जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है। इसके अलावा हाइपरवॉलीमिया हो, हाइपोकैलीमिया हो, इन सभी कंडीशन में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल से कम ही मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client after nephrectomy just received from OT in PACU ward, so what position is best for this client? किसी पेशेंट में नेफ्रेक्टोमी सर्जरी हुई और इस पेशेंट को आपने ओटी से पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में रिसीव किया। इस पेशेंट को यहाँ आने के बाद कौन सी पोजीशन देना सबसे सही माना जाएगा? सेमी फॉवलर्स पोजीशन, फॉवलर्स पोजीशन, सुपाइन विथ हेड टर्न टू साइड या फिर प्रॉन पोजीशन? The right answer is option C, supine with head turn to side. नेफ्रेक्टोमी का मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट में किडनी का कुछ हिस्सा या कंप्लीट किडनी को सर्जरी द्वारा रिमूव करना। नेफ्रेक्टोमी कैंसर जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाने वाला इम्पॉर्टेंट सर्जिकल मेथड है। आइए अब इस क्वेश्चन के रैशनल को जान लेते हैं। आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया patient should be kept in supine or sideline position for the prevention of aspiration. If you put the client in semi-fowler's or fowler's position, then suddenly decrease ICP and brain herniation and severe headache also may occur. किसी भी सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया यदि इस्तेमाल किया गया है तो इस सर्जरी के कंप्लीट होने के बाद हम पेशेंट को सुपाइन या साइडलाइन पोजीशन में प्लेस करते हैं। साइडलाइन पोजीशन देने से पेशेंट में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपने इस पेशेंट को सुपाइन की बजाय सेमी फॉवलर या फॉवलर पोजीशन दी तो इस सिचुएशन में पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो तुरंत गिर जाएगा, नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाएगा और ऐसा होने के बाद ब्रेन हर्निएशन होने की संभावना है या फिर पेशेंट को सीवियर हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है ये आपको बताना है। 2 आर्टरीज 2 वेन, 1 आर्टरी 1 वेन, 2 आर्टरी 1 वेन या इनमें से कोई भी नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 आर्टरीज 1 वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि प्लेसेंटा और बच्चे को आपस में कनेक्ट करती है और इसी के द्वारा प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन बच्चों तक पहुंचता है, फीटस तक पहुंचता है और फीटस की बॉडी में बना जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसी के थ्रू प्लेसेंटा तक पहुंचता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। ये 2 आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फीटस से प्लेसेंटा की तरफ, जबकि ये जो वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है प्लेसेंटा से बच्चे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। मैच्योर ओवम के फॉर्मेशन या डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या कहलाता है?
oogenesis, fertilization, spermatogenesis या गैमेटोजेनेसिस? The right answer is option A, oogenesis. आइए इस क्वेश्चन में दी गई चारों टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करें। चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेट्स क्या होते हैं? मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम गैमेट हैं। ये गैमेट आपस में मिलकर फीटस का फॉर्मेशन करते हैं। इन स्पर्म और ओवम का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मेल के अंदर जो स्पर्म होते हैं इनका फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस है, जबकि फीमेल में पाए जाने वाले ओवम का फॉर्मेशन oogenesis कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड नहीं है। अस्कल्टेशन, हिस्ट्री टेकिंग, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन। The right answer is option B, हिस्ट्री टेकिंग। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि किसी भी पेशेंट में जब आप असेसमेंट करते हैं तो उसके चार मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है इंस्पेक्शन, यानी आप उस पेशेंट को अपनी आइज़ के द्वारा विजुअलाइज करते हैं, दूर से उसकी बॉडी को, उसकी अपीयरेंस को देखते हैं। सेकंड आता है पाल्पेशन। इस प्रोसेस में हम पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को अपने हाथों से पाल्पेट करते हैं, छूकर महसूस करते हैं, दबाकर देखते हैं। थर्ड जो स्टेप आता है इसे हम कहते हैं परक्यूशन। परक्यूशन स्टेप में हम अपने हैंड को कप शेप में लाकर अफेक्टेड पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर लगातार टैप करते हैं और इस टैपिंग से जो साउंड वहाँ प्रोड्यूस होता है, इस साउंड के बिहाफ पर डायग्नोसिस बनाते हैं। फाइनली आता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन वह मेथड है जिसमें हम स्टेथोस्कोप की मदद लेकर बॉडी ऑर्गन्स में के साउंड को सुनते हैं। सो आप कह सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए टोटल चार चीज़ें हैं। सबसे पहला इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, फिर परक्यूशन और फिर फाइनली अस्कल्टेशन। ये तो सीक्वेंस तब है जब आप नॉर्मली किसी पर्सन की बॉडी को असेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट एब्डोमेन वाले एरिया को। एब्डोमेन एरिया का जब असेसमेंट किया जाता है तो उस समय ये सीक्वेंस कुछ बदल जाता है। जब भी हम किसी पेशेंट के एब्डोमेन एरिया का फिजिकल असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं इंस्पेक्शन यानी विजुअलाइजेशन बाय आइज़। उसके बाद हम डायरेक्टली अस्कल्टेशन करते हैं, स्टेथोस्कोप की मदद से उस पर्टिकुलर पार्ट के एब्डोमेन एरिया के साउंड्स को सुनते हैं। और फिर थर्ड नंबर पर आता है परक्यूशन। यहाँ पर टैपिंग करके साउंड सुने जाते हैं। और फाइनली आता है पाल्पेशन, यानी कि हम अपने हाथों से एब्डोमेन एरिया के ऑर्गन्स को पाल्पेट करते हैं, दबाकर महसूस करते हैं, इनकी लोकेशन, साइज़ को असेस करते हैं। तो याद रखिएगा, एब्डोमेन एरिया में इंस्पेक्शन के जस्ट बाद अस्कल्टेशन किया जाता है। क्योंकि अगर आपने अस्कल्टेशन से पहले पाल्पेशन परफॉर्म कर दिया तो इस पाल्पेशन के कारण पेशेंट का जो बाउल साउंड है, एब्डोमेन एरिया का साउंड है, वो अल्टर हो सकता है। इस वजह से हम सबसे पहले इंस्पेक्शन और फिर अस्कल्टेशन करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज। एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाएगा?
बायोगैस, फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ वुड, काउ डक केक्स। The right answer is option B, fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स को हम एयर पॉल्यूशन का मेजर कॉज मानते हैं। जब भी हम इन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें बर्न करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तब इनसे एनवायरनमेंट को हार्म होता है। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स की बात की जाए तो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम इन ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, थर्मल प्लांट्स, ये सभी एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ड्रग डोज कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट। If 2000 ml fluid is to be inserted in 18 hours and drop factor is 15, then flow rate should be। किसी पेशेंट में आपको 2 लीटर फ्लूइड 18 घंटों में एडमिनिस्टर करना है और इनका ड्रॉप फैक्टर 15 अगर है तो इसमें क्या फ्लो रेट आप सेट करेंगे। 2 लीटर फ्लूइड को 18 घंटे में पेशेंट में ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए कितने ड्रॉप्स पर मिनट की रेट से फ्लूइड सेट किया जाएगा। 18, 27, 35 या 24 ड्रॉप्स पर मिनट। अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इस तरह के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। होपफुली आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 27 ड्रॉप्स पर मिनट। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलें जिसमें आपसे फ्लो रेट कितनी होगी ये कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो आप हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। टोटल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आपको पेशेंट में देना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2000 ml फ्लूइड दिया गया था, उसे आप लिख देंगे। फिर ड्रॉप फैक्टर जो कि यहाँ पर 15 ड्रॉप्स पर मिनट दिया गया है उसे लिख देंगे और इसे अपॉन में टाइम लिखेंगे जो कि यहाँ पर 18 आवर्स दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा टाइम को हमेशा हम मिनट्स में लिखते हैं, तो 18 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अराउंड 27.77 ड्रॉप्स पर मिनट रेट आएगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर मैस्टेक्टॉमी। मैस्टेक्टॉमी प्रोसीजर के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। साइडलाइन और ऑफ अफेक्टेड असाइड, ऑप्शन बी एलिवेट अफेक्टेड हैंड विथ अ पिलो, ऑप्शन सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन डी प्रॉन पोजीशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मैस्टेक्टॉमी क्या है। मैस्टेक्टॉमी वह सर्जरी है जिसके द्वारा हम किसी वुमेन में ब्रेस्ट के पार्शियल पार्ट को या फिर कंप्लीट ब्रेस्ट को ही रिमूव कर देते हैं। जनरली मैस्टेक्टॉमी कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली सर्जरी है। मैस्टेक्टॉमी सर्जरी के बाद हम पेशेंट के हैंड को पिलो सपोर्ट देकर रखते हैं ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंटिन्यूअस होता रहे, किसी भी प्रकार का वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन ना बने, एडिमा ना डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The nurse is caring for a patient with a colostomy. The patient asks, "Will I ever be able to swim again?" The nurse's best response would be, आप किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसे कोलोस्टोमी प्रोसीजर किया गया है जिसमें, और अब ये पेशेंट आपसे पूछता है कि क्या मैं पहले की तरह स्विम कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ पानी में। तो इस सिचुएशन के जवाब में एज अ नर्स कौन सा ऑप्शन आप सही मानेंगे? ऑप्शन ए, यस यू शुड बी एबल टू स्विम अगेन इवन विथ कोलोस्टोमी। आप इस पेशेंट को बताएंगे कि आप कोलोस्टोमी प्रोसीजर के साथ भी स्विम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बी, यू शुड अवॉइड इमर्जिंग द कोलोस्टोमी इन वाटर। आप इस पेशेंट को कहेंगे कि आप पानी में जा तो सकते हैं लेकिन आपको कोलोस्टोमी वाले पार्ट को पानी में डूबने नहीं देना है। ऑप्शन सी, नो यू शुड अवॉइड गेटिंग द कोलोस्टोमी वेट। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि आपको इस कोलोस्टोमी को एरिया को पानी में भीगने नहीं देना है। ऑप्शन डी, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल बी एबल टू लिव जस्ट लाइक यू डिड बिफोर। आप इस कोलोस्टोमी की चिंता ना करें, आप अपना जीवन उस प्रकार से जी सकते हैं जैसे कि पहले जी रहे थे कोलोस्टोमी प्रोसीजर होने से पहले। विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस? The right answer is option A. Yes, you should be able to swim again even with colostomy. आप इस पेशेंट से कहेंगे कि आप कोलोस्टोमी प्रोसीजर होने के बाद भी स्विम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोलोस्टोमी क्या है? जिन पर्सन्स के अंदर स्टूल पास करने के लिए जो नेचुरल ओपनिंग होती है एनस रेक्टम वाली, वहाँ पर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन यदि हो जिसके कारण पेशेंट इस रूट से अपने स्टूल या फीकल मैटर को पास नहीं कर पाए, तो इस सिचुएशन में हम पेशेंट के एब्डोमेन एरिया में डायरेक्टली इंटेस्टाइन के अंदर एक ओपनिंग बना देते हैं और इस ओपनिंग से ही पर्सन का स्टूल बाहर आ जाता है। इसे ही हम कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। कोलोस्टोमी करने के बाद पेशेंट अपनी सभी एक्टिविटीज़ को पहले की तरह परफॉर्म कर सकता है, स्विमिंग भी इनमें से एक है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मायोपिया इज करेक्टेड बाय। मायोपिया को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, कॉनकेव लेंस के द्वारा, बाइफोकल लेंस के द्वारा या सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा? The right answer is option B, कॉनकेव लेंस। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पेनफुल नोट्स ऑन फिंगर एंड टोज दैट आर कॉल्ड ऑसलर्स नोट्स आर सीन इन विच डिजीज कंडीशन। किसी पेशेंट की फिंगर और टोज के ऊपर पाए जाने वाले पेनफुल नोट्स, जिसे ऑसलर्स नोट के नाम से जानते हैं, किस डिजीज़ में देखा जाता है, किस डिजीज़ की इम्पोर्टेंट फाइंडिंग मानी जाती है? ऑप्शन ए, रिमेटिक अर्थराइटिस। ऑप्शन बी, इन्फेक्टिव कार्डाइटिस। ऑप्शन सी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ऑप्शन डी, मायोकार्डाइटिस। The right answer is option C, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस नॉर्सेट एग्ज़ाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बना था, पूछा गया था। अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। इनकी इमेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिलेगी और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा, इसे ज़रूर ज्वाइन करें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑसलर्स नोड एंड जानवे लीजन आर द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जिन लोगों में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डिजीज़ होता है उनमें ऑसलर्स नोड और जानवे लीजन इम्पॉर्टेंट साइन के रूप में देखा जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, ऑसलर नोड्स जो कि फिंगर और टो पर पाई जाती हैं, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कंडीशन का कार्डिनल साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज। लेबर या डिलीवरी की थर्ड स्टेज की कुल ड्यूरेशन कितने समय की होती है ये आपको बताना है। 12 आवर्स, 6 आवर्स, 60 मिनट, 30 मिनट्स। लेबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में हर नर्सिंग एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 30 मिनट्स। लेबर को हम 4 स्टेजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। लेबर की पहली स्टेज जो कि ट्रू लेबर पेन होने से शुरू होकर सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेट होने तक की मानी जाती है और इस पूरी स्टेज की ड्यूरेशन प्रीमी पैरा में यानी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन में 12 से 16 घंटे की होती है, जबकि मल्टी पैरा वुमेन में ये स्टेज 6 से 8 घंटे की होती है। लेबर की इस फर्स्ट स्टेज को हम सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है, सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है। लेबर की सेकंड स्टेज फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेकर बच्चे के डिलीवर होने तक के बीच की होती है। प्रीमी पैरा में ये स्टेज 2 से 3 घंटे की होती है, जबकि मल्टी पैरा वुमेन में 30 से 40 मिनट की ये स्टेज मानी जाती है। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, सेकंड स्टेज कंप्लीट होती है, थर्ड स्टेज शुरू होती है। लेबर की थर्ड स्टेज जो कि प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी पैरा दोनों के अंदर 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक आप कह सकते हैं 30 मिनट की ड्यूरेशन वाली होती है। लेबर की इस थर्ड स्टेज में फीटस और प्लेसेंटा और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की डिलीवरी होती है, इनका एक्सपल्शन होता है। लास्ट स्टेज आती है जिसे हम फोर्थ स्टेज या रिकवरी स्टेज के नाम से जानते हैं। कई बार इसे ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्टेज में हम वुमेन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ब्लीडिंग तो नहीं। इस स्टेज की ड्यूरेशन लगभग 1 से 4 घंटे के बीच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client diagnosed with catatonic schizophrenia demonstrates severe withdrawals by lying on bed with the body pulled into fetal position. Which intervention by the nurse is most appropriate to increase interpersonal communication? आप किसी ऐसे क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जो कि कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया से सफरिंग है। कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया से सफरिंग ये पेशेंट सीवियर विड्रॉल सिम्टम शो कर रहा है और इस पेशेंट ने बेड पर अपने आप को फीटल पोजीशन में फिक्स कर लिया है। इस पेशेंट से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एज अ नर्स आप कौन सा एप्रोप्रिएट टेक्निक यूज़ करेंगे, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, आस्क द क्लाइंट डायरेक्ट क्वेश्चंस टू एनकरेज टॉकिंग। आप इस पेशेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि उसे कम्युनिकेशन के लिए एनकरेजमेंट मिले। या फिर लीव द क्लाइंट अलोन एंड इंटरमिटेंटली चेक ऑन हर और हिम। आप इस पेशेंट को छोड़ देंगे और बीच बीच में आकर इसे चेक करते रहेंगे। ऑप्शन सी, सिट बिसाइड द क्लाइंट इन साइलेंस एंड ओकेजनली आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आप इस पेशेंट की
आप इस पेशेंट के बगल में बैठ जाएंगे और साइलेंट रहेंगे, बीच बीच में इस पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे। या फिर ऑप्शन डी, टेक द क्लाइंट इनटू द डे रूम विद द अदर क्लाइंट्स टू एनकरेज इंट्रैक्शन। आप इस पेशेंट को डे रूम में ले जाएंगे जहां पर इसके जैसे और पेशेंट्स हों और उन्हें देखकर इस क्लाइंट को इंट्रैक्शन का एनकरेजमेंट मिलेगा, बातचीत करने के लिए साहस मिलेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हम इस पेशेंट से कम्युनिकेशन करने के लिए उसके पास लगातार चुपचाप बैठे रहेंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और बीच बीच में उसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे। कम्युनिकेशन के लिए दो तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। पहला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस और दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वह क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब देने के लिए पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ता है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करना पड़ता है। जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए पेशेंट सिर्फ हाँ या ना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। हाँ या ना बोलने के बाद वो बात वहीं पर स्टॉप हो जाती है, क्लोज हो जाती है, इसलिए इसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी कहा जाता है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल इलनेस है। इस डिजीज से सफरिंग पेशेंट क्या रियल है और क्या रियल नहीं है, इस चीज़ को अंतर नहीं कर सकता। सिंपली कहें तो इसका माइंड साइकोसिस स्टेट में होता है, साइकोसिस कंडीशन से सफरिंग होता है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट बिल्कुल स्टूपर रहता है, यानी कि ऐसा उसे देखने पर लगेगा कि ये अनकॉन्शियस है। उसकी बॉडी कैटाप्लेक्सी शो करती है, यानी इसमें रिजिड बॉडी और कई बार सीजर्स भी देखे जाते हैं। इसके अंदर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि पर्सन अपनी पूरी बॉडी को एक ही पोजीशन में कई घंटों तक रखता है बिना हिलाए डुलाए। ये पेशेंट जनरली म्यूट रहना पसंद करते हैं, यानी किसी से भी बात नहीं करते। ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फीचर्स हैं जो कि इस कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन के रैशनल को जान लेते हैं। क्लाइंट्स हु आर विड्रॉन may be immobile or and mute and they require consistent repeated approaches। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के पेशेंट अपने आप को इमोबिलाइज बना देते हैं, चुप हो जाते हैं और सोशली विड्रॉ हो जाते हैं, यानी सबसे दूर अकेले में रहना चाहते हैं। ऐसे क्लाइंट्स की केयर के दौरान हमें लगातार और रिपीटेड अप्रोच करनी चाहिए, उन्हें उनसे कम्युनिकेट करने की। इंटरवेंशन इंक्लूड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। इन पेशेंट में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करने की कोशिश हमें लगातार करते रहना चाहिए। द नर्स फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट बाय सिटिंग इन साइलेंस, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस and pausing to provide opportunities for the client to response। ऐसे क्लाइंट से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से करने के लिए हमें लगातार इस क्लाइंट के साथ रहना चाहिए, इनके पास बैठकर साइलेंस मेंटेन करनी चाहिए और बीच बीच में इनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो कि पेशेंट को एनकरेज करें बात करने के लिए। और जैसे पेशेंट हमसे बात करेगा उसका हमारे ऊपर ट्रस्ट बनेगा और बेहतर कम्युनिकेशन हो पाएगा। इस पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने के बाद हमें पॉज लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए और पेशेंट को पूरा समय देना चाहिए कि वो सोच समझकर अपनी बात को आराम से कहे। Asking alone, the client is not capable of interaction in the day room। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में कहा गया था कि हम इस क्लाइंट को डे रूम में ले जाएंगे
जहाँ पर इसी की तरह और भी पेशेंट होंगे, तो वहाँ जाने के बाद शायद ये पेशेंट हमसे बात करे, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। डे रूम में जाने के बाद क्लाइंट बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। ऐसे क्लाइंट से यदि बात करना है तो इन्हें अकेले ही रखना होता है, लोनली प्लेस पर ही रखना होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड विजुअल एक्यूटी विच फाइंडिंग इंडिकेट दैट द चाइल्ड हैज़ मायोपिया। अगर किसी बच्चे में आप विजुअल एक्यूटी का असेसमेंट कर रहे हैं तो कौन सी फाइंडिंग हमें ये बताती है कि इस बच्चे को मायोपिया कंडीशन है। मायोपिया क्या है, इसके बारे में हम आपको इसी क्लास में पहले बता चुके हैं। होपफुली आप इस क्वेश्चन का आंसर अब इजीली दे पाएंगे। ऑप्शन ए, द चाइल्ड स्क्विंट्स। ऑप्शन बी, द चाइल्ड क्लोजेस वन आई टू सी। ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैज़ रैपिड आईबॉल मूवमेंट। ऑप्शन डी, चाइल्ड होल्ड्स अ बुक क्लोज टू हिज फेस। The right answer is ऑप्शन डी। विजुअल एक्यूटी के असेसमेंट के दौरान बच्चे को दी गई बुक पढ़ने के लिए थी और वो इस बुक को चेहरे के बिल्कुल पास लाकर रीड करता है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि बच्चे को मायोपिया कंडीशन है। मायोपिया कंडीशन को आप नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है कि बच्चा दूर की चीज़ को नहीं देख पाता और बुक पढ़ने के लिए वो बुक को दूर से अपने आँखों के बिल्कुल पास, चेहरे के पास लेकर आता है और फिर इसे रीड कर पाता है। रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स, आइज़ के रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो 4 इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले है मायोपिया, जिसे आप नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देते। सेकंड आता है हाइपरोपिया, जिसे आप फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, इसमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है कि हमारी आईज लाइट रेस को रेटिना पर फोकस नहीं कर पाती, इस वजह से हम क्लियर नहीं देख पाते। नेक्स्ट कंडीशन आती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में होने वाला आई डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर में जो आई लेंस है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता और इस वजह से हम क्लियरली देख नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन क्रस्ट फॉर्म्ड ऑन लिप एंड टीथ इज नोन एज। हमारे लिप्स और टीथ पर ब्राउन क्रस्ट यानी कि ब्राउन कलर की जो स्किन की लेयर होती है वो पड़ जाती है, तो इसे आप क्या कहेंगे? शॉर्ट्स, हेलिटोसिस, चिलोसिस या कैलकुलस? The right answer is option A, it is शॉर्ट्स। लिप और टीथ पर, होठों और दांतों पर ब्राउन क्रस्ट का होना शॉर्ट्स कहलाता है। रिमेनिंग टर्म्स को भी जान लेते हैं। हेलिटोसिस का मतलब है मुंह से बुरी बदबू आना, बैड ब्रीथ और बैड ऑडोर फ्रॉम द माउथ इज कॉल्ड हेलिटोसिस। चिलोसिस means cracking and ulceration of lip and angles of mouth। किसी पेशेंट के होठों और मुंह के कॉर्नर पर यदि अल्सर्स हो जाएं, यहाँ की स्किन फट जाए, तो ये कंडीशन चिलोसिस कहलाती है। नेक्स्ट आता है कैलकुलस, मीन्स डेंटल प्लेक रिमेनिंग इन द टीथ बिकम हार्डर एंड फॉर्म कैलकुलस। दांतों पर
प्लेग जैसी कोई स्ट्रक्चर जो लंबे समय तक वहाँ मौजूद रहे और फिर हार्ड हो जाए, कैलकुलस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन इज कॉल्ड। वेन की सबसे छोटी ब्रांच क्या कहलाती है? वेना कावा, वेन, वेन्यूल, साइनस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेन्यूल। आइए इस पूरी चीज को समझें। आर्टरी की छोटी ब्रांच आर्ट्रियोल्स कहलाती हैं। ये जाकर कैपिलरीज से जुड़ती हैं, कैपिलरीज वेन्यूल से जुड़ती हैं और वेन्यूल्स जो हैं मेजर वेन से जुड़ती हैं। इस तरह से सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ये आपको बताना है। सेरिबेलम, सेरेब्रम, पोन्स या इनमें से कोई भी नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज सेरेब्रम। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम फोरब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। तो सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। इसे हम फोरब्रेन या सीट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ। आपको फोरब्रेन में किसे इंक्लूड किया जाता है या फोरब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उन्हें बताना है। सेरिब्रम, डायेनसिफेलॉन, सेरिब्रम एंड डायेनसिफेलॉन या फिर क्रस सेरेब्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेरिब्रम एंड डायेनसिफेलॉन। Let's see the rationale. At about 4 weeks of fertilization, head end of a neural tube develop into 3 enlarged areas. फर्टिलाइजेशन के 4 सप्ताह बाद यानी 1 महीने बाद जो न्यूरल ट्यूब का हेड वाला पार्ट होता है वहाँ पर 3 बड़े एरियाज बन जाते हैं। इन्हें हम प्रोसेंसिफेलॉन यानी फोरब्रेन, मिसेंसिफिलॉन मिड ब्रेन, रोम्बेनसिफेलॉन यानी हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोसेंसिफेलॉन यानी फोर ब्रेन वाला एरिया है ये 5 सप्ताह की उम्र पर कुछ और सब टाइप्स में डेवलप हो जाता है। जैसे कि प्रोनेंसिफेलॉन से टेलेंसिफेलॉन बनता है, डाइएनसिफेलॉन बनता है, थैलेमस, मेटाथैलेमस और हाइपोथैलेमस जैसे पार्ट्स भी यहीं से डेवलप होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फोरब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेरिब्रम और डाइएनसिफेलॉन ये दोनों ही फोरब्रेन के पार्ट हैं। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.